सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हमने एक एक करके सभी के एग्ज़ाम जो है वो निपटा दिए हैं। पहले अपने पास में बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ज्योग्राफी का, उसके बाद में फर्स्ट ईयर का, और अब बारी चल रही है सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स की। इसमें भी हम देख रहे हैं कि मानव भूगोल, आज ही हमारा एग्ज़ाम हुआ है मानव भूगोल का, और उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको 1 महीना पहले ही आपके पास में पहुंचा दिए गए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो हैं हमारे आज के एग्ज़ाम में आए, और आगे चल कर के राजस्थान का जो भूगोल है उसके प्रश्न कौन से रहने वाले हैं जो आगे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं ये हमारे पास में आगे छोटे प्रश्नों से संबंधित। तो देखिए, अगर आपने बड़े प्रश्न पढ़े हैं तो छोटे तो बेसिकली सी बात है कि आपने क्लियर कर दिए गए होंगे। इसमें से अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो नवनिश्चयवाद जो है आपका प्रश्नों में आया है, बड़े प्रश्नों में आया है। निश्चयवाद से भी संबंधित प्रश्न जो है आपका बना है। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तो प्रजातियों के अंदर टेलर के बजाय हैडन का वर्गीकरण पूछा गया था। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जनसंख्या वृद्धि की माप पूछी गई थी भी, जनसंख्या वृद्धि। और उसके बाद में अब बात करें तो नगरीयकरण की बात होगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं, फिलहाल अपन यहाँ पे जो छोटे प्रश्न हैं उनमें से अपन किसी को भी नहीं ले रहे हैं, इनको अपन ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बात करते हैं जो हमारे पास में लघुत्रात्मक प्रश्न थे उनके बारे में। ठीक है, उनकी यदि मैं बात करूं, और दूसरी बात ध्यान रखो कि आपके स्पेशल ही एग्ज़ाम के अंदर नोट डाल के दिया गया था कि यदि आप संदर्भित मानचित्र का प्रयोग करते हैं तो आपको मतलब उसके नंबर दिए जाएंगे, और आप अगर आरेखी मानचित्र बनाते हैं, सिर्फ बाउंड्री बनाते हैं, तो भी वो मान्य है। क्लियर है, ये बात साफ तौर पे लिखी गई थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मैप बना करके आया होगा उसके नंबर जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली इकाई में हमारे पास में 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक बात कर रहा है नवनिश्चयवाद से संबंधित, और एक बात कर रहा है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब देख लेते हैं कि हमारे पास में प्रश्न कौन सा आया है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ये विषयों से संबंधित बात होगी। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये रहा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। कितने नंबर वाला प्रश्न आया है, 7 नंबर वाला। और यहीं से ही कौन सा आ गया, नवनिश्चयवाद भी आ गया। तो ये दोनों तो अथवा में है, अपन एक 7 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी यूनिट में से हमारे पास में प्रश्न बना है जलराशियों का प्रभाव और ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति। ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति, तो ये रहा ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति। तो ये अपने पास में 7 नंबर का है। और एक था हमारे पास में जलराशियों का प्रभाव, तो ये अथवा वाला प्रश्न है जलराशियों वाला। तो ये रवि जलाशयों का प्रभाव। ठीक है, ये भी अथवा के अंदर है, तो हमने एक 7 नंबर माने। इसके बाद में देखिए तीसरी यूनिट में से हैडन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण और विश्व में जनसंख्या वृद्धि की माप भी, जनसंख्या वृद्धि के बारे में और हैडन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे आपको टेलर के बारे में कहा था, और दूसरी बात ये देखो जनसंख्या वृद्धि। तो ये जनसंख्या वृद्धि हमारे पास में आ गई है कितनी, 7 नंबर की। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं चौथी यूनिट में भारत में पाए जाने वाला ग्रामीण ग्रहों का प्रकार, और दूसरा इसका प्रश्न है अथवा वाला मानव अधिवासों के प्रतिरूप या उनकी आकृतियाँ, मानव अधिवास। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ हमने ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास रखा है। हमारा यहाँ से प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, ये वाला हो गया। और दूसरी बात यदि मैं आपको कहूँ तो ये रहा ग्रामीण प्रतिरूप। ठीक है, तो ये देखिए 2 जगह पे एक ही प्रश्न पढ़ा था, यानी आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना था उस प्रश्न को। ये दिखने में तो आपको 17 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन 17 नहीं है, डबल प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने इतने भी प्रश्न 15 प्रश्न भी अच्छी तरीके से रीडिंग की होते, अच्छी तैयारी की होती, तो आपके नंबर अच्छे जो है आप टॉप करने वालों में हैं। यदि आपको सिर्फ ओनली पास मार्किंग चाहिए तो भाई उसके लिए गेस्ट पेपर अलग बनाना होता है कि आप सिर्फ पास हो जाएं। हम पास वालों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि जो टॉप करते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं तो यूनिट नंबर 5 में से देखते हैं नगरीयकरण की समस्याएं और भारत में मलिन बस्तियां। तो यहाँ देखिए नगरीयकरण की समस्याएं, तो ये हमारे पास में कितना है, 7 नंबर का है। और यदि आप छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान देते हैं तो मलिन बस्तियां ये रहा, कम से कम कुछ तो आपने मलिन बस्तियों के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो। लेकिन फिर भी आपके पास में यहाँ पूरा साफ तौर पे प्रश्न पड़ा है। यदि आपने छोटे प्रश्न नहीं किए, लघुत्रात्मक को रीडिंग की है या निबंधात्मक की रीडिंग की है, तो भी आपके नंबर अच्छे जा रहे हैं। तो अब तक हमारे पास में 7 नंबर वाले कितने आ चुके हैं, 5 यूनिट में से एक प्रश्न आ चुका है हमारे पास में। अब बात करते हैं 10 नंबर वाले में से क्या फीडबैक रहा है।
तो देखिए पर्यावरणीयवाद की विस्तृत रूप में समझाइए। पर्यावरणीयवाद क्या है? तो पर्यावरणीयवाद भी क्या है? निश्चयवाद है। तो निश्चयवाद, यदि आपने एक ही प्रश्न को पढ़ा तो आपको 2 बार काम आ रहा है यहाँ पे प्रश्न, क्योंकि होता भी क्या है, पहले के जो 7-7 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो भी उसी यूनिट में से आते हैं, और 10 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी उसी यूनिट में से आते हैं। तो रिपीट होने के चांस यहाँ पे देखिए, रिपीट होने के चांस बिल्कुल रहे आपके, और ऐसा ही आपके पास में राजस्थान ज्योग्राफी में भी रहेगा, मैं बताऊँगा कहाँ पे। तो आपका यानी कि ये निश्चयवाद जो है ये कितने नंबर ले गया अपने पक्ष में? 10 नंबर ले गया है। इसके बाद में देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश का मानव जीवन, ये हमने नहीं देखा। मानव प्रजातियों से क्या अभिप्राय है? मानव प्रजातियां, तो प्रजातियों में तो सिर्फ हमने बात की थी किसकी? प्रजातियों की। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए मैंने कौन सा प्रश्न रखा था? टेलर का प्रजातियों का वर्गीकरण रखा था। चलो ये जो है प्रश्न नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अधिवास को परिभाषित कीजिए और स्थल और मानवीय अधिवास के प्रकार बताइए। तो अधिवास के प्रकारों में कौन सा आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएंगे भी, ग्रामीण और नगरीय अधिवास आ जाएंगे। ये कितने नंबर का आ गया आपके पास में? 10 नंबर का हो गया। इसके बाद में बात करते हैं तो यूरोपीय जनसमूह और एशिया जनसमूह भी। जनसमूह की बात की, जनसमूह मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बोला था कि जनसमूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई जनसमूह का वर्णन कीजिए, ये हो गया हमारे पास में, यानी जनसमूह के बारे में हो गया। तो यहाँ पे आपका डायग्राम बन सकता था। तो 10 नंबर के कितने आ गए हमारे पास में? 10-10 नंबर के 3 प्रश्न आ चुके हैं और 7-7 नंबर के 5 प्रश्न आ चुके हैं। तो 7×5 35 और 30, ये गया हमारा पास में 65 नंबर, और 65 नंबर कितने में से? 75 में से। तो ये गया आपके पास में 80% से अबव गया, ठीक है। 82% से भी ज़्यादा आप नंबर इसके अंदर ला सकते थे कि यदि आपने इसको रीडिंग किया होता तो, ठीक है। अभी इसमें ध्यान रखिएगा, आप राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। ये अपने पास में इसके कुछ लघुतरात्मक प्रश्न हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अति लघुतरात्मक थे, अब ये लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें देखिए, एक तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अच्छे तरीके से व्याख्या कीजिएगा। भौतिक प्रदेशों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। भौतिक प्रदेश आपकी 1st यूनिट में भी आने वाले हैं और 5th यूनिट में भी आने वाले, 2 जगह पर काम आएंगे। चारों भौतिक प्रदेश अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, उनके मैप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कौन कौन से मैप बनते हैं। बाकायदा मैंने मैप की PDF बना दी है और उसे अपलोड भी कर दिया है, आप सभी को भेज दिया है। तो उस मैप वाली PDF को देख लेना कि किस प्रकार से कहाँ पे हमें कौन सा भौतिक प्रदेश शो करना है। उसके बाद में देखिए, तो यहाँ से एक आपका भौतिक प्रदेश का टॉपिक फिक्स हो गया, यानी आपने भौतिक प्रदेश पढ़ना ही पढ़ना है इसमें से, अगर आप नहीं देख ले तो। दूसरा आपने टॉपिक कौन सा पढ़ना है देख लीजिए। दूसरा हमारे पास में है जनजातियों वाला टॉपिक, जनजातियों का टॉपिक है। ये दूसरा टॉपिक आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसकी PDF बना दी है, मैप वाली PDF में ये इंक्लूड किया हुआ है। तीसरी बात अगर अपन बात करें, तीसरा जो पॉइंट हम बात देखते हैं तो वो रहेगा अपने पास में ये नस्लें भी, सारी की सारी जितनी भी नस्लें हैं ना, पशुधन के बारे में देख लीजिएगा, नस्लें देख लीजिएगा। और एक हो गया हमारे पास में उद्योग, सूती वस्त्र, चीनी और लौह इस्पात उद्योग। 3 उद्योग इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो 15 प्रश्न बनाए हैं इस बार आपके लिए, 15 ही छोड़े हैं प्रश्न, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। पिछली बार 17 बनाए थे, इसमें 15 ही हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सॉरी उसमें भी 15 ही थे ना, ज़्यादा नहीं थे। तो एक तो रहेगा ये सिंचाई परियोजना के बारे में ध्यान रखिएगा। सिंचाई परियोजना में चंबल घाटी, इंदिरा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है, IGNP, ठीक है, इसे देख लेना। फिर जनजातियों वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और फिर बात करें जनसंख्या, हाँ एक जनसंख्या को और देख लीजिएगा। जनसंख्या जब बात करते हैं ना अपन जनसंख्या, उसमें वृद्धि, घनत्व, वितरण, ये सब इंक्लूड होता है। आप ये मत समझा करें कि सर ने ओनली जनसंख्या घनत्व की बात की है तो इसका मतलब हमें वृद्धि नहीं पढ़नी है। नहीं, इंपॉर्टेंट है अभी, आपने वृद्धि से शुरुआत करके उसको घनत्व तक लेकर के जाना है। और घनत्व जुड़ा हुआ है वितरण से, तो वितरण, वृद्धि और घनत्व, तीनों बातें आपने इस तरीके से पढ़नी होती हैं जनसंख्या के संदर्भ में। क्लियर है? मरुस्थलीय प्रदेश फिर से आ गया, यानी ये भी भौतिक प्रदेश हो गया। तो देखो एक प्रश्न आपका मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ कि आपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो तो आपको एक ये नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आपको ये 10वां प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आपको पहला प्रश्न, यानी 3 प्रश्नों की जगह पे मैंने आपको एक ही बोल दिया कि सीधा सीधा आप भौतिक प्रदेश पढ़ लो बस।
आपको दोनों जगह काम आ जाएंगे, पहले यूनिट में और 5वीं यूनिट में भी काम आ जाएंगे। क्लियर है ना? इस तरीके से समझ के चलिएगा। जलवायु के अंदर अगर आप जलवायु आ जाए तो ये बहुत बढ़िया है अभी, जलवायु वाला प्रश्न आ जाए। हालांकि जलवायु जो प्रश्न है वो पहले ही यूनिट में से है, और पहले यूनिट में से या तो जलवायु इंपॉर्टेंट है और या फिर आपके पास में आता है भौतिक प्रदेश। अगर वो चाहे एग्जामिनर कि भौतिक प्रदेश में 5वीं यूनिट में डालूंगा, तो वो पहली यूनिट में से आपसे कौन सा मांग कर सकता है? जलवायु की डिमांड कर सकता है कि आप जलवायु के बारे में बताइए, या फिर डिमांड कर सकता है राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। क्लियर है? इस प्रकार से कुछ हमारे पास में ये टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है ये रहे। और कौन सा रह गया अभी? अगर इम्पोर्टेंट हम बात करें तो कृषि आ गई है क्या? तो कृषि में सिंचाई आ चुकी है ना, कृषि के अंदर कौन आ चुका है? सिंचाई आ चुकी है। तो लगभग कृषि वाले टॉपिक में से आ चुका है, लेकिन फिर भी आप कृषि की क्रांतियाँ वगैरह पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लेना, वो छोटे प्रश्नों में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे कमांडो की भर्ती। ठीक है, कमांडो को लेकर के आएंगे, किस प्रकार से हमारी केपी कमांडो काम करेगी, किस प्रकार से उसकी भर्ती होगी। आप एग्जाम दे लीजिए पहले अच्छे तरीके से, फ्री माइंड हो जाइए, फिर अपन करेंगे आगे कमांडो की भर्ती। क्लियर है? तब तक नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं।